Good morning, class 11th, and warm welcome in the video of economics class. And the last video, Mr. Rajesh has taught you about production function and 3 stages of the LVP, law of the variable proportion. उस क्लास में आप लोगों ने उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा समझा था. आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी कर रहा हूँ, जिसमें हम इसका शेड्यूल डायग्राम और समझेंगे साथ में, और आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट कि हमें LVP का कॉन्सेप्ट है क्या. और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि TP MP का रिलेशनशिप क्या होगा और साथ साथ AP और MP का रिलेशनशिप क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैं सबसे पहले आपको जैसे हमने 3 स्टेजेस के बारे में बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस बनती हैं, जिसको हमने नाम दिया था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स. तो आज हमने इस वीडियो में वही 3 कंसेप्ट हमने ध्यान से समझने हैं. आप लोग ध्यान देंगे इस पर. देखिए जो शेड्यूल हमने ड्रॉ किया है इसमें मैंने यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर को शो किया है. आप चाहें तो फिक्स फैक्टर को शो कर सकते हैं, पर उसमें कुछ खास यूज़ नहीं है बिकॉज वो कांस्टेंट रहता है. मान लो हमने फिक्स फैक्टर 1 रखा तो हम उसको 1 1 1 हर टेबल में हर पॉइंट पर उसको 1 ही रखेंगे हम. ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे उसको. ठीक है, टोटल हमारे पास 6 वेरिएबल फैक्टर हमने यहाँ लिए हैं, तो 6 हमारे फिक्स फैक्टर लिए. हमने सब पॉइंट पर सेम रखा है, इसलिए उसका रीज़न यही है कि फिक्स फैक्टर का नाम ही फिक्स है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे जब तक हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तब. अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं थोड़ी समझा दूँ. जो हमारा LVP का लॉ है, यानी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमारा शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है. शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो जितने भी फैक्टर्स हमारे पास हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, या कोई हमारा मशीनरी वगैरह, हम सारे वेरिएबल होते हैं. तो ये जो वेरिएबल और फिक्स का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो शॉर्ट टर्म में ही यूज़ होता है. राइट, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपको. अब हम इसको आगे देखते हैं. जो हम रिटर्न्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जैसे हम देख रहे हैं कि फिक्स फैक्टर हमने सेम रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेरिएबल फैक्टर को एक एक करके इंक्रीज़ करते जा रहे हैं यहाँ पर. राइट, अकॉर्डिंगली आपका जो TP है, अब क्योंकि वेरिएबल फैक्टर हमारे पास 0 है, फिक्स फैक्टर बेशक 1 है, पर जब तो उसमें कोई लेबर वगैरह कोई काम करने के लिए नहीं है तो आउटपुट तो होगा नहीं. राइट, तो आउटपुट यहाँ पे 0 आ गया. अकॉर्डिंगली हमारा MP भी कुछ नहीं है, ब्लैंक डाला हुआ है मैंने. इसके बाद हमने देखा एक एक करके वेरिएबल फैक्टर हमारे इंक्रीज़ होने स्टार्ट हुए, तो हमारा TP अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, TP राइज हो रहा है. तो पहले 4 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, यानी ये जो फर्स्ट फैक्टर था, यानी फर्स्ट लेबर थी सब को, उसने हमारे 4 यूनिट प्रोड्यूस की. सेकंड जो लेबर थी उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, जब दोनों को मिला के मतलब 10 यूनिट प्रोड्यूस हो गई. जब थर्ड यूनिट लगाई हमने उसमें तो 14 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई. इस तरह करते करते हमारा प्रोडक्शन आगे चल रहा है. तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है वो क्या है, वो हमें बताएगा MP में देखेंगे जो आपका फार्मूला जैसे हमें बताया था कि चेंज इन TP अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, ये हमारा मेन फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर यूज़ करें तो हमारा जो TP में चेंज हुआ वो कितना बड़ा, फर्स्ट अगर 4 है तो उस पर MP हमारा सेम आ जाएगा. राइट, अब जब हम सेकेंड फैक्टर पर जाएंगे तो TP हमारा हो गया 10. जैसे आपको सर ने उस टाइम समझाया था कि अगर हमने सेकेंड यूनिट का MP फाइंड आउट करना है तो आपको सेकेंड यूनिट के TP में से फर्स्ट यूनिट का TP यहाँ पे लेस करना पड़ेगा. तो वैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया उस चीज़ को, तो 10 - 4 हमारा 6 आ गया. इट मीन्स ये कि जो सेकंड फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस किया था वेरिएबल फैक्टर, उसका इंडिविजुअल आउटपुट कितना है, 6 यूनिट्स का है. फिर आपने थर्ड यूनिट प्रोड्यूस की, थर्ड यूनिट आपने इंट्रोड्यूस की वहाँ पर वेरिएबल फैक्टर की, आपका टोटल प्रोडक्शन 14 हो गया. ऐसे अगर MP निकालेंगे तो सिमिलरली वही वे फॉलो करना है. TP3 - TP2 आपका आंसर निकल गया 14 - 10 विच इज़ इक्वल टू 4. यानी थर्ड यूनिट का इंडिविजुअल प्रोडक्ट, यानी उसका अपना प्रोडक्शन कितना हो गया, 4 यूनिट्स का हो गया. सिमिलरली आगे आप बढ़ते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन हमारा यहाँ से MP का रेट है वो लगातार यहाँ से गिरता चला जा रहा है. आगे देख रहे हैं आप, यहाँ नेगेटिव तक आ गया बाद में. अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे हमारे कि कैसे हमने इस चीज़ को जो हमारे 3 स्टेजेस हैं कैसे शो होंगे यहाँ पर. तो जो पहला हमारा स्टेज है बेटा वो तो ये है यहाँ तक, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न. ओके, आप देख रहे हो कि यहाँ पे MP हमारा बढ़ रहा है, MP हमारा इंक्रीज, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन का रेट है वो फास्ट है, पहले से भी फास्ट है. पहले हमारा 4 यूनिट का प्रोडक्शन हो पाया था, सेकंड टाइम हमारा 6 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन रेट फास्ट हो गया. तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स का. ठीक है जी. अब उसके बाद आपने देखा जब हमने नेक्स्ट यूनिट इंट्रोड्यूस की तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0. यानी जो हम आगे जब यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो देख रहे हैं उसका प्रोडक्शन का रेट, जो उसकी स्पीड है प्रोडक्शन की, वो पहले से कम हो गई है. ठीक है, TP तो राइज हो रहा है, मगर जो MP है, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू हमारी घटती जा रही है. और लास्ट में अगर 0 भी हुई एक जगह पर आकर. तो ये जो हमारे यहाँ तक का पोर्शन है
जहाँ से डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ और 0 तक आया, ये आपका सेकंड स्टेज कहलाती है, इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर प्रोडक्शन आपका नेगेटिव हो चुका है, इसे कहा जाता है नेगेटिव रिटर्न्स, जहाँ पर आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 आपको मैंने फेजेस शो किए टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब इसी टेबुलर फॉर्म को अगर हम ग्राफ पे शो करें, कर्व पे शो करें, तो क्या होता है देखते हैं। आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे अगर, तो इस तरफ हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वाई एक्सिस पर, और एक्स पर हमने लिया वेरिएबल फैक्टर्स को, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जब तक इसमें हमारा एमपी पॉजिटिव चल रहा है, जब तक हमारा एमपी यहाँ से राइजिंग स्टेज में जा रहा है, तो हमारा टीपी की स्पीड भी फास्ट है, और टीपी कर्व हल्का सा मेरा वाई एक्सिस की तरफ मूव किया है। टीपी कर्व को वाई एक्सिस की तरफ मूव करना क्या शो करता है कि जितना यहाँ से हमने वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज़ नहीं किया, उससे ज़्यादा रेट से यहाँ पे प्रोडक्शन राइज हुआ, तभी कर्व मूव करके वाई की तरफ चला गया, जो स्लोप है और स्टीप हो गया काफ़ी। फिर उसके बाद स्टेज आई कि हमारा एमपी यहाँ से डाउनवर्ड आना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई हमारी एक तरह से कि एमपी यहाँ से डाउनवर्ड आना स्टार्ट होता है। टीपी अभी राइज तो हो रहा है, बट उसकी स्पीड अब फास्ट नहीं रही है, उसकी स्पीड स्लो हो गई, जिससे हमारा कर्व थोड़ा फ्लैट होना स्टार्ट हुआ। टीपी कर्व थोड़ा सा फ्लैट होना स्टार्ट हुआ और एमपी हमारा यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। जब तक हमारा टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा, उस टाइम देखा आपने एमपी 0 हो जाएगा। देखो एमपी के 0 होने का मतलब ये है कि अब इसमें कोई एडिशनल आउटपुट नहीं मिल रहा, यानी टीपी अपने 16 यूनिट पे था, तो 5 मिनट के बाद भी वो 16 पे ही है, यानी ये 16 उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, तो टीपी आपका मैक्सिमम हो चुका है। और अगर उसके बाद अगर आप और वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, तो हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हुआ था नेगेटिव रिटर्न्स का, तो उसमें प्रोडक्शन हमारा बढ़ने की जगह देखो आपने घट गया है, तो हमारा वो नेगेटिव चला जाएगा। और उसको ग्राफिकली देखेंगे तो देखो आपको टीपी यहाँ से स्टार्ट फॉलिंग, टीपी नीचे आना स्टार्ट हो चुका है और एमपी नेगेटिव साइड में आ चुका है, यानी एक्सेस के नीचे आ चुका है, जो नेगेटिव एमपी शो कर रहा है। इस कर्व को हम थोड़ा सा अगर और थोड़ा बनाएं ढंग से, तो ये कर्व का हाईएस्ट पॉइंट इस तरह जाना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कर्व इस तरह से बनेगा, उसको हमने फ्लैट नहीं करना है। तो ये हमारा टीपी और एमपी का कर्व हो गया बच्चों, राइट। अब इसमें आपको जो स्टेज अगर हम शो करेंगे, तो ये एक तरह से ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज। जो बीच का पोर्शन है ये कहलाएगा सेकंड यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज, और जो थर्ड पार्ट है ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज, यानी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मार्क किया है, इस पॉइंट को पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं। जो पॉइंट ए है इसको मैंने लिखा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या शो करता है, ये एक्चुअली उस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ से टीपी कर्व अपने स्लोप को चेंज करता है, जहाँ से वो फ्लैट होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से और काफ़ी स्टीप चल रहा था ये स्टार्टिंग के फेज़ में। जिस पॉइंट से वो अपने आप को फ्लैट करना स्टार्ट करेगा टीपी, वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो ये आपका पॉइंट टॉपिक आपका रहा, यहाँ पे हमने इसका शेड्यूल शो कर दिया तीनों फेजेस के अकॉर्डिंग, ये आपका डायग्राम में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम समझते हैं इसका रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। वैसे डायग्राम में काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आता है टीपी राइजेज विद द इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो राइजेज। तो हम देख ही रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है और एमपी यहाँ से भी राइज हो रहा है। सेकेंड फेज कौन सा है, टीपी राइजेज एट द डिमिनिशिंग रेट। टीपी का स्लोप हमारा फ्लैट होने का मतलब टीपी की स्पीड अब पहले से स्लो हो चुकी है, और अकॉर्डिंगली एमपी हमारा नीचे आने स्टार्ट हो गया है। तो वही लिखा हुआ नीचे मैंने कि एमपी स्टार्ट फॉलिंग बट रिमेन पॉजिटिव, कि ये इसको 0 को टच नहीं करेगा, जब तक ये पॉजिटिव पार्ट पे रहेगा तब तक हमारा टीपी डिक्लाइन होता रहेगा। फिर एक पॉइंट इसमें आता है टीपी स्टार्ट फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, कि टीपी हमारा देखो इस पॉइंट से नीचे आने स्टार्ट हो गया और एमपी हमारा नेगेटिव हो चुका है, एक्सेस के नीचे आने का मतलब एमपी नेगेटिव हो चुका है। और इसमें एक पॉइंट और भी आप मार्क कर सकते हो कि जब टीपी हमारा हाईएस्ट होता है उस टाइम एमपी कितना होगा, 0 होगा। देखो इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट के सामने ये मैं जो डॉटेड लाइन मार्क कर रखी है, इनके डायरेक्शंस को शो कर, मैंने उनको एक तरह से अलाइन किया हुआ, जिससे आपको शो हो जाए क्लियरली कि जब टीपी हमारा मैक्सिमम होगा उस टाइम एमपी 0 होना चाहिए। जहाँ से एमपी हमारा फॉलिंग स्टेज स्टार्ट होगी वहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन आ जाएगा, जहाँ से हमारा टीपी फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायग्राम में आपको ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है, डायग्राम ऐसे कहीं से लाइनें नहीं खींचनी उसमें, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। जो डायग्राम की शेप जिस तरह बनाई गई है, जो उसके स्टेजेस हैं वो क्लियरली वहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये आपका रिलेशन रहा टीपी और एमपी का। अब इसमें एक रिलेशनशिप और आता है, जो टर्म आपको सर ने समझाई थी, 3 टर्म समझाई थी, टीपी, एमपी एंड एपी, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अभी आपको रिलेशन हमने समझाया वो था टीपी एंड एमपी का, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक रिलेशन और बचा है इसमें, जो थर्ड रिलेशन है
AP एंड MP, रिलेशन बिटवीन AP यानी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उसका डायग्राम शो किया है, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो उसका रिलेशनशिप है वो भी समझेंगे और डायग्राम भी आपको समझ में आता जाएगा साथ साथ। फर्स्ट मैंने पॉइंट इसमें लिखा रिलेशनशिप में कि MP इज़ ग्रेटर देन AP एंड देन AP राइजेस, कि जब तक MP कर्व या ऐसे कह लो MP की वैल्यू ज़्यादा रहेगी AP से, तब तक हमारा AP राइज होगा। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट में ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला कर्व चल रहा है, ऊपर वाली लाइन चल रही है, ये हमारी MP की लाइन है, और जो नीचे लाइन चल रही है, जो कर्व चल रहा है, ये हमारा AP का कर्व है। तो इसमें आप देख रहे हैं जब तक हमारा MP कर्व ऊपर चल रहा है और AP कर्व नीचे चल रहा है, तब तक AP ऊपर ही जा रहा है, तब तक हमारा AP नीचे नहीं आया, तब तक हमारा AP यानी AP इस पॉइंट तक ऊपर चल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर वाले हिस्से में MP चल रहा है साथ साथ। इट मीन्स ये कि MP की वैल्यू अपनी इस लेवल ऑफ आउटपुट तक AP से ज़्यादा रहेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आउटपुट का लेवल है उसमें MP की वैल्यू AP से ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हमारा सेकंड रिलेशनशिप आया कि MP इज़ इक्वल टू AP इज़ मैक्सिमम, कि जिस पॉइंट पर AP और MP इक्वल हो गए, यानी दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हमारा AP हाईएस्ट है, यानी ये जो पॉइंट है एक तरह से कह सकते हो ये AP के लिए मैक्सिमम पॉइंट है। आप कर्व में भी देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद AP ऊपर नहीं गया, AP वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे इसमें आता है MP मे बी नेगेटिव बट AP नेवर, कि MP देखो वो तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि MP नेगेटिव हो जाता है, तो MP हमारा यहाँ से नेगेटिव हो सकता है, कर्व के नीचे आ चुका है एक्सिस पे, बट AP इसके नज़दीक तो आ जाएगा, इस X एक्सिस के नज़दीक तो आ सकता है AP, बट कभी भी उसे टच नहीं करता। तो आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालें, किसी भी एक पॉजिटिव वैल्यू को आप किसी भी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो, वो जीरो कभी नहीं आती है। तो इसलिए जब तक AP जीरो नहीं होगा इसको टच नहीं करेगा। इट मीन्स ये कि AP कभी जीरो आएगा नहीं और कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं। फोर्थ पॉइंट कि MP इज़ लेस देन AP, ये थर्ड फेज हमारा एक तरह से इस पॉइंट के बाद वाला फेज आ गया कि जहाँ से MP कर्व नीचे रह जाएगा और AP कर्व उसके ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स MP की वैल्यू अब AP से कम रह गई, वहाँ से AP का फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से AP हमारा ऊपर नहीं जाएगा, AP नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट इसमें हमारा मार्क कर सकते हो कि ये दोनों ही AP और MP TP से ड्राइव होते हैं। इसके रिलेशनशिप में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि बोथ MP एंड AP ड्राइव बाय TP, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो गया। जो मैंने इसके दोनों रिलेशनशिप में आपको TP और MP के वो भी आपको क्लियर हो गए। जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई इशू आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं एंड आपको मैं वो क्लियर करके दूँगा, राइट। थैंक यू।